गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर के सिविल डिपार्टमेंट से मैं ज्योति चौधरी लेक्चरर। आज हम थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के यूनिट फर्स्ट फ्रेम्स को कंटिन्यू आगे स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर में मैं आपको टाइप्स ऑफ फ्रेम्स और मेथड ऑफ जॉइंट को के बारे में बता चुकी हूँ। आज मैं इस लेक्चर के अंदर एक न्यूमेरिकल को मेथड ऑफ सेक्शन और मेथड ऑफ जॉइंट से सॉल्व करूँगी और मेथड ऑफ जॉइंट को डिस्कस करूँगी। तो देखिए, आप सबको पता है ट्रसेस जो होते हैं वो रॉड्स या बार्स होती हैं जिनको हम आपस में जो जॉइंट होता है वहाँ पर हिंज के थ्रू कनेक्ट करते हैं और इसके सारे मेंबर्स के अंदर या तो कंप्रेसिव फोर्स होता है या टेंसाइल फोर्स होता है। और इसके बाद जो हमारे टाइप्स ऑफ ट्रसेस में मैंने आपको बताया था कि हमारे जो ट्रसेस या फ्रेम्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, स्टैटिकली डिटर्मिनेंट और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट। तो स्टैटिकली डिटर्मिनेंट जो फ्रेम्स होते हैं उन्हीं को हम परफेक्ट फ्रेम भी बोलते हैं और उनके लिए मैंने आपको बताया था m इज इक्वल टू 2j माइनस 3, यानी कि m प्लस 3 इक्वल टू 2j। तो अगर कोई भी फ्रेम m प्लस 3 इक्वल टू 2j को फॉलो करेगा तो वो हमारा परफेक्ट फ्रेम या फिर स्टैटिकली डिटर्मिनेंट फ्रेम होगा, और अगर इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है तो वो हमारा स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट फ्रेम होता है। स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट फ्रेम फिर हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके डिफिशिएंट और इम्परफेक्ट ट्रस या फ्रेम। अगर m प्लस 3 की वैल्यू लेस देन है आपकी 2j से तो वो आपके डिफिशिएंट या इम्परफेक्ट ट्रस होते हैं, और अगर m प्लस 3 की वैल्यू ग्रेटर देन है हमारी 2j से तो उस कंडीशन में ये हमारे रिडंडेंट ट्रसेस या फ्रेम्स होते हैं। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ अभी परफेक्ट फ्रेम्स ही हैं, यानी कि जो फ्रेम्स हमारे m प्लस 3 इक्वल टू 2j इक्वेशंस को फॉलो करते हैं या सेटिस्फाइड करते हैं। इन सारी इक्वेशंस में जो m है हमारा वो नंबर ऑफ मेंबर्स है और j हमारा नंबर ऑफ जॉइंट्स होता है। फिर देखिए यहाँ पर आपको दो तरीके के जो सपोर्ट्स हैं वो हैं यहाँ पर। तो जो आपका A है वो रोलर सपोर्ट है और B जो है आपका वो हिंज सपोर्ट है। तो रोलर सपोर्ट जो होता है वो सिर्फ एक हमें सरफेस के रेस्पेक्ट में वर्टिकल डायरेक्शन देता है, तो यहाँ पर ये RA से डिनोट किया हुआ है। और हिंज सपोर्ट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो रिएक्शंस देता है। तो B सपोर्ट पर हमने हिंज को हटाकर और यहाँ देखिए RBY और RBX इस तरीके से दो रिएक्शंस लगा दी हैं। तो ये जो रिएक्शंस हैं आपकी, ये हमने रोलर और हिंज को जब शो करेंगे यहाँ पर रिएक्शंस के थ्रू तो इस तरीके से हम इनको शो करते हैं। और ये रोलर सपोर्ट आपको इस तरीके से पता लगेगा डायग्राम के थ्रू कि रोलर सपोर्ट है या हिंज सपोर्ट है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि जो ट्रसेस होते हैं उनके सारे जॉइंट्स को हम पिन जॉइंटेड यूज़ में लेके चलेंगे, यानी कि उन जगह सारे मेंबर्स के अंदर या तो कंप्रेसिव फोर्स होगा या टेंसाइल फोर्सेस होगा। सारे जॉइंट्स पर जो इसके अंदर बेंडिंग मोमेंट नहीं होगा हमारे परफेक्ट फ्रेम्स के अंदर, और सारे जो सेक्शंस होंगे वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शंस होंगे। उसके अलावा जो भी एक्सटर्नल लोड्स है सिर्फ वो जॉइंट्स पर ही लगेगा। मेंबर्स का जो सेल्फ वेट होगा उसको हम नेग्लेक्ट कंसीडर करके चलते हैं, और जो इसके अंदर फोर्सेस होंगे हमारे तो यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होगा, यानी कि मेंबर्स के अंदर फ्रिक्शन नहीं होगा। अब आपको मैं बताती हूँ मेथड ऑफ जॉइंट। तो ये भी हम पिछली बार डिस्कस कर चुके हैं कि मेथड ऑफ जॉइंट के अंदर हम जॉइंट को लेते हुए एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और हम उसी जॉइंट से शुरुआत करते हैं या उसी को लेते हैं जहाँ पर मैक्सिमम फोर्सेस जो होते हैं, अननोन फोर्सेस होते हैं, वो मैक्सिमम आपके दो ही होते हैं। अगर दो से ज़्यादा अननोन फोर्सेस किसी जॉइंट पर है तो हम उस पॉइंट जॉइंट को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। स्टार्टिंग हम वहाँ से करेंगे जहाँ पर मैक्सिमम अननोन हमारे दो ही हैं। उसके बाद हम सारे मेंबर्स के अंदर फोर्सेस F1 F2 शो कर देते हैं, और उसके बाद फिर इसके अंदर हम एक एक जॉइंट को लेकर उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अगर हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम होता है तो सबसे पहले हम रिएक्शंस को फाइंड आउट कर लेते हैं, और कैंटिलीवर बीम होता है तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद हर जॉइंट पर हम
सिग्मा H बराबर 0 और सिग्मा V बराबर 0, इन दो इक्वेशंस के अकॉर्डिंग इक्वेशंस बनाते हैं और दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हम दो अननोन फोर्सेस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। इस तरीके से जब हमें अननोन फोर्स पता लगते हैं तो फिर हम नेक्स्ट जॉइंट पर जाते हैं और जो फोर्स हमने कैलकुलेट किया है उसको आगे काम में लेते हुए बाकी बचे हुए अननोन फोर्सेस की कैलकुलेशंस को करते हैं। यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में मेंबर्स के अंदर फोर्सेस पता नहीं होते, तो देखिए हम फ्री होते हैं कि हम फोर्सेस को कंप्रेसिव या टेंसाइल कुछ भी एज्यूम करके उसकी डायरेक्शन फ्री बॉडी डायग्राम में शो कर देंगे। तो अगर हम जॉइंट के रेस्पेक्ट में एरो बाहर की तरफ बना रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने उस फोर्स को टेंसाइल एज्यूम किया है। और अगर हम एरो को जॉइंट की तरफ डायरेक्शन में बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उस फोर्स को कंप्रेसिव शो कर रहे हैं। तो अगर आपका आंसर आपने जो भी एरो लगाया है उसके रेस्पेक्ट में पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने उसको जो कंसीडर किया है वो फोर्स वही है। और अगर आपने जो जिस हिसाब से एरो लगाया है और आपका फोर्स अलग होगा तो आपका जो आंसर है वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में उस मेंबर के अंदर कंप्रेशन है या टेंशन है। अब आज मैं डिस्कस करना चाहूँगी मेथड ऑफ सेक्शन को। तो देखिए मेथड ऑफ जॉइंट के अंदर हमें हर जॉइंट पर फोर्स निकालना होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि फ्रेम में हमें सारे मेंबर्स में फोर्स की कैलकुलेशन नहीं करनी होती। जो भी हमारा फ्रेम है उसके पर्टिकुलर किसी मेंबर के अंदर ही हमें फोर्स कैलकुलेट करना होता है। तो उस कंडीशन में मेथड ऑफ जॉइंट में हमें बहुत टाइम लग जाता है। दूसरा, इसमें हमारा जो फोर्सेस होते हैं वो एक जॉइंट का फोर्स दूसरे जॉइंट के फोर्स पे डिपेंड करता है। तो अगर एक जगह मिस्टेक हो गई तो हमारे आगे भी मिस्टेक होने की चांसेस होते हैं। तो मेथड ऑफ जॉइंट जो है इसके थ्रू हम पर्टिकुलर जिस भी मेंबर के अंदर फोर्स निकालना चाहते हैं डायरेक्ट हम उसी मेंबर के अंदर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए मेथड ऑफ सेक्शन में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा ट्रस होता है उसको हम इमेजिनरी ऐसी कल्पना करते हैं कि हमने इसको 2 पार्ट्स में काट लिया। लेकिन जब आप मेंबर को फ्रेम को कट करेंगे, काटेंगे, तो उस टाइम आपको ध्यान ये रखना है कि आपको इस तरीके से फ्रेम को कट करना है इमेजिनरी कि मतलब 2 सेक्शंस में उसको जब आप डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से करना है कि आपके मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही मेंबर एक टाइम में कटें। यानी 3 से ज़्यादा मेंबर्स हमारे उस सेक्शन में नहीं कटने चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती हैं वो 3 ही अवेलेबल होती हैं, सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, सिग्मा एफ वाई बराबर 0 और सिग्मा एम बराबर 0। फिर इसके बाद हम इन तीनों जो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है इनको यूज में लेके और जिस भी मेंबर के अंदर हमें फोर्स चाहिए पता करना है अननोन फोर्स, उसके लिए हम कैलकुलेशंस करते हैं। तो उसके लिए हम बेंडिंग मोमेंट वाली इक्वेशन को भी काम में ले लेते हैं, या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जैसे जो भी हमने सेक्शन कट किया है तो उस पर्टिकुलर एक सेक्शन अगर हमारा पूरा फ्रेम इक्विलिब्रियम में है तो जब हम उस सेक्शन को कट कर रहे हैं तो उसका लेफ्ट या राइट पार्ट भी इक्विलिब्रियम में होगा। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज में कर लेते हुए हम उन मेंबर्स के अंदर फोर्स की कैलकुलेशंस करेंगे। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को आपको मेथड ऑफ जॉइंट से बताऊंगी पहले और फिर इसी को मेथड ऑफ सेक्शन से बताऊंगी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ए पर हिंज लगा हुआ है और बी जो है आपका वो रोलर सपोर्ट है और सी पर आपका 30 किलो न्यूटन का एक वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है। सबसे पहले क्योंकि ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है तो हमें ए और बी पर रिएक्शंस निकालनी होंगी। यहाँ आपको दिख रहा है ये 60 डिग्री, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये 60 डिग्री एंगल है और ये 30 डिग्री एंगल है। तो ये आपका ट्रायंगल है, तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो ये एंगल आपका एंगल सी 90 डिग्री बन गया है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरा ए पर मेरा रोलर सपोर्ट था तो मेरी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 रिएक्शंस होंगी और ए पर मेरा हिंज सपोर्ट था तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शंस होंगी और बी पर रोलर है तो वर्टिकल रिएक्शन होगी। तो इसको देखिए बी पर मैंने आर बी से शो कर दिया और ए पर हम आर ए वर्टिकल रिएक्शन को शो कर रहा है।
अब इस फ्रेम के अंदर कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, इसलिए ए पर जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन होगी उसकी वैल्यू 0 है, 0 हो गई है। इसलिए हमने इस डायग्राम में जो ए पॉइंट है RAH, क्योंकि 0 के बराबर है इसलिए हमने उसको यहाँ पर शो नहीं किया क्योंकि उसकी वैल्यू 0 है। अब इस डायग्राम में आप मैथ्स को ट्रिग्नोमेट्री को यूज में लेंगे और यहाँ से हम AM की वैल्यू को निकालेंगे। तो देखिए आपकी AB की वैल्यू 5 मीटर है, तो AB आपका कर्ण हो गया क्योंकि C एंगल आपका 90 डिग्री है, तो ये कर्ण हो गया, तो AC आपका आधार हो जाएगा और CB आपका लंब हो जाएगा। तो ये जो है आपका AC आपका हो जाएगा, AC आपका हो जाएगा AB यानी कि 5 cos 60 और BC हो जाएगा आपका 5 sin 60। ठीक है। अब जब आपका AC निकल जाएगा तो आप राइट एंगल ट्राइंगल AMC को कंसीडर करेंगे। तो AMC को कंसीडर किया तो अब इसमें AC आपका कर्ण है जिसकी वैल्यू आपने 2.5 निकाल रखी है। तो इसको यूज में लेते हुए हम AM की वैल्यू निकालेंगे। तो AM बराबर हमारा हो जाएगा AC cos 60। तो AC cos 60 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ गई है 1.25 मीटर। अब हमें रिएक्शंस RA और RB निकालनी है। तो रिएक्शन RA और RB निकालने के लिए हम अगर RB निकालना चाहते हैं तो A पॉइंट पे मोमेंट ले लेते हैं। तो A पॉइंट पे मोमेंट लेंगे तो RA का मोमेंट तो हो जाएगा, मोमेंट बराबर होता है आपका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो R है हमारा इसी A पॉइंट से निकल रहा है, तो RA का मोमेंट हो गया 0, RB का मोमेंट हो जाएगा RB इंटू 5 और 30 किलो न्यूटन जो फोर्स है आपका, इसकी डिस्टेंस देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस A से AM के बराबर है जो हम 1.25 कैलकुलेट कर चुके हैं। उसके अलावा आप देखेंगे तो 30 किलो न्यूटन का फोर्स आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा और RB आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा। इसलिए हमारी जो A पर मूवमेंट की इक्वेशन आएगी वो हो जाएगी RB इंटू 5 इक्वल टू 30 इंटू 1.25। और जब इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो RB आपका 7.5 आ गया और RA प्लस RB बराबर 30 किलो न्यूटन हो गया, तो RA की वैल्यू आपकी 22.5 किलो न्यूटन आ गई। अब RA RB रिएक्शंस कैलकुलेट करने के बाद हम मेथड ऑफ जॉइंट से करेंगे। तो सबसे पहले मैंने जॉइंट A को ले लिया। तो जब मैं जॉइंट A को लूंगी तो मेरा फ्री बॉडी डायग्राम ये वाला बनेगा। ठीक है। अब इसमें RA की वैल्यू मुझे पता है 22.5 है, तो A पर सिर्फ दो ही फोर्सेस मेरे अननोन है, F1 और F2। स्टार्टिंग में मुझे इनकी डायरेक्शंस नहीं पता तो मैं कुछ भी लगा लेती हूँ। जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहा है F2 का एरो आउटसाइड है और F1 का इनसाइड है। इसका मतलब है आपने F2 को टेंसाइल के हिसाब से लगाया है और F1 को आपने कंप्रेसिव के हिसाब से शो किया है। अब यहाँ पर हमें F1 और F2, तो देखिए यहाँ पर F1 जो है वो इंक्लाइन फोर्स है, तो हमें इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स लेने होंगे। तो F1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा आपका F2 cos 60 और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा F1 sin 60। उसके बाद फिर हम सिग्मा Fx बराबर 0 और सिग्मा Fy बराबर 0 जब इस पर अप्लाई करेंगे तो Fx बराबर 0, सिग्मा Fx बराबर 0 में आपका आएगा F2 माइनस F1 cos 60 डिग्री बराबर 0 और ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे आप तो आपका आएगा RA माइनस F1 sin 60 डिग्री इक्वल टू 0। इसके अंदर हम RA की वैल्यू को पुट कर देंगे तो F1 की वैल्यू निकल जाएगी। अब यहाँ पर सॉल्व करने पे F1 की वैल्यू आपकी आ रही है 25.97, यानी आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो F1 को आपने देखिए खुद ने ही कैसे शो किया हुआ है, एरो अंदर की तरफ है और आपका आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है यानी आपने उसको जो माना है वही है। तो आपने उसको कंप्रेसिव मान के एरो लगाया था, यानी आप इसके साथ ब्रैकेट में लिख देंगे कि ये फोर्स कंप्रेसिव ही है। जब हम इस F1 की वैल्यू को ऊपर पुट करेंगे F2 बराबर F1 cos 60 में, तो हमें F1 की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ F1 की वैल्यू रखेंगे तो F2 की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए F2 भी आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव, यानी जो एरो आपने लिया था तो आपने F2 की जो को क्या माना था, टेंसाइल, तो आपका आंसर वही पॉजिटिव आ रहा है पॉजिटिव वैल्यू के साथ, तो वो वास्तव में टेंसाइल ही है। उसके बाद अब हम जॉइंट B पर जाते हैं। तो जॉइंट B पर जब हम जाएंगे
तो यहाँ पर ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम होगा। आर बी हमें पता है, दो अननोन फोर्सेस F2 और F3 हैं। आप फ्री हैं, अपने हिसाब से यहाँ पर एरो लगाएंगे हम। लेकिन अब आपको यहाँ पर जैसे आपने F2 का एरो, F2 आपको पता है कि टेंसाइल फोर्स है, तो उसका एरो आपका जिस फोर्स का पता है उसका एरो आपको उसी के हिसाब से लगाना है। तो F2 आपका टेंसाइल फोर्स था, तो टेंसाइल का आउटसाइड होता है। F3 के बारे में हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया ये कंप्रेसिव है, कंप्रेसिव का एरो अंदर की तरफ लगा दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक ही अननोन है, इसलिए हमारा एक ही इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ही इक्वेशन लिख दी आपने, F2 इक्वल टू F3 cos 30। तो F3 की वैल्यू आपकी आ गई 15 किलो न्यूटन। ये आंसर भी आपका पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव का मतलब जो हमने माना था, तो हमने क्या माना था, F3 को कंप्रेसिव, तो ये फोर्स हमारा कैसा है, कंप्रेसिव फोर्स है। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को मेथड ऑफ जॉइंट से किया। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को मेथड ऑफ सेक्शन से बताऊंगी। तो मेथड ऑफ सेक्शन के अंदर देखिए, यहाँ पर सेम वही ट्रस है आपका। यहाँ पर जो वैल्यूज हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, मैं उन्हें कैलकुलेट नहीं करूंगी। आपको पता है एंगल सी हमारा 90 डिग्री है। अब इसके अंदर भी सबसे पहले काम हमें क्या करना है, जो हमारे सपोर्ट्स हैं उन पे रिएक्शंस निकालनी है। तो हमने सबसे पहले वही रिएक्शंस निकाल ली, ए एम के बीच की डिस्टेंस निकाल ली। और ए एम के बीच की अगर हमारे पास डिस्टेंस आ गई और हम चाहते हैं कि सी एम की डिस्टेंस भी हमें मिल जाए, तो सी एम बराबर हो जाएगा आपका ए सी साइन 60। तो ए सी साइन 60 से ये वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली, आर ए आर बी की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। अब देखिए इसके अंदर आपको क्या करना है। मान लीजिए आपने इमेजिनरी सेक्शन कि आपको सबसे पहले ये F1 फोर्स है और ये F2 फोर्स है। आपने अज्यूम कर लिया कि F1 को मैं कंप्रेसिव मान के एरो लगा देती हूँ, तो एरो इनसाइड लगा दिया, और F2 को टेंसाइल मान के एरो आपने आउटसाइड लगा दिया। आप फ्री हैं, दोनों को टेंसाइल के हिसाब से शो कर सकते हैं, दोनों को कंप्रेसिव के हिसाब से शो कर सकते हैं। आपके आंसर्स आपकी जो भी डायरेक्शन ली है उसी के हिसाब से आएंगे। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो आपने जिस साइन को मानकर उनको मार्क किया है वो फोर्स उसी तरीके का है, यानी कंप्रेसिव या टेंसाइल। और अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो फोर्स है आपका वो उससे अपोजिट नेचर का होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जब मैंने यहाँ से इस सेक्शन को ऐसे काटा तो इसके दो पार्ट हो गए। देखिए यहाँ से जब मैंने इसको काटा तो ये वाला जो है ये मेरा एक अलग पार्ट है और ये मेरा एक अलग पार्ट हो गया। तो यहाँ पर हम दोनों सेक्शंस में से अब मेरे को F1 F2 निकालना है, तो मैं ये लेफ्ट वाले सेक्शन को कंसीडर करते हुए चलूंगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं अब कि मुझे F1 F2 और R है मुझे पता है, F1 और F2 अननोन फोर्सेस हैं। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको F1 निकालना है, ठीक है, F1 फोर्स को हमें अगर निकालना है तो हम इसमें ऐसे पॉइंट पर मोमेंट लेंगे जिस जगह से हमारा F2 फोर्स निकल रहा है, यानी F2 फोर्स का मोमेंट 0 हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि F2 फोर्स हमारा B पॉइंट से निकल रहा है, तो अगर हम B पॉइंट के रेस्पेक्ट में F1 और F2 फोर्सेस का मोमेंट लेते हैं और उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ये पूरा फ्रेम इक्विलिब्रियम में है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम जो लेंगे आप वो भी इक्विलिब्रियम में होगा। उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर काम में लेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि हम B पॉइंट पर RA का मोमेंट लेंगे, F1 का मोमेंट लेंगे और F2 का मोमेंट लेंगे। तो RA का मोमेंट जब हम लेंगे तो RA इंटू 5 हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगी क्लॉकवाइज। F2 का मोमेंट लेंगे तो F2 आपका इसी से पास हो रहा है, तो F2 का मोमेंट हो गया 0। F1 का जब हम B पॉइंट पे मोमेंट लेंगे तो F1 की हमें B से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो F1 की B से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है हमारी BC, और इस BC की वैल्यू को हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, जो हमारी कैलकुलेट होके आई हुई है 4.33।
तो यहाँ पर फिर ये और ये जो है आपका F1, अब F1 का एरो देखिए आपका इस साइड है, ऐसे है। तो जब आप इस फोर्स का B पर मोमेंट लेंगे तो ये आपका हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो F1 फोर्स हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, जबकि RA के कारण जो मोमेंट आ रहा है वो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए हमारी इक्वेशन बनेगी F1 इंटू BC इक्वल टू RA इंटू AB। यहाँ पर RA की वैल्यू हमें पता है, डिस्टेंसेस सारी पता है, तो इन वैल्यूज को रखेंगे तो F1 की वैल्यू आ गई आपकी 25.98। ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो F1 की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी पॉजिटिव। इसका मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या है, आपने F1 को का एरो कैसे लगाया हुआ है, इस तरीके से, ये कंप्रेसिव को शो करता है और आपका आंसर भी पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है आपने इसको कंप्रेसिव लिया था, तो ये फोर्स आपका कंप्रेसिव ही है। इसके बाद आपको मान लीजिए कि अब F1 निकालने के बाद आपको F2 निकालना है। तो देखिए अननोन फोर्सेस F1 और F2 में से दो फोर्सेस हैं, तो हम ऐसे पॉइंट पे मूवमेंट लेंगे। अब हमें F2 निकालना है तो हम ऐसे पॉइंट पे मूवमेंट लेंगे जहां पर F1 का मूवमेंट 0 हो जाए। तो आप इस डायग्राम में देखेंगे, ये तो हमारा सेक्शन है 1-1, तो C बिंदु ऐसा है जहां पर अगर हम मूवमेंट लें तो F1 उससे पास हो रहा है, तो F1 का मूवमेंट 0 हो जाएगा। तो हम C बिंदु पर F1, F2 और RA का मूवमेंट लेंगे। तो C पॉइंट पर जब हम मूवमेंट लेंगे तो देखिए यहाँ पर C पॉइंट पे मोमेंट ले रहे हैं, तो हमारी इक्वेशन हो गई F2 इंटू, यहाँ से देखिए F2, अब ये F2 फोर्स आपका ये रहा, और F2 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है आपकी, यहां से जब आप देखेंगे, देखिए ये हो गई आपकी डिस्टेंस इसकी AC। तो आप इसको लिख सकते हैं F2 इंटू CA। ये यहाँ पर गलत है, CM नहीं आएगा, ये CA आएगा, ठीक है। तो हाँ जी, तो यहाँ पर हम जब C पॉइंट पर मूवमेंट लेंगे, सॉरी मैंने आपको गलत बताया, C पॉइंट पर जब हम मूवमेंट लेंगे तो देखिए F1 का मूवमेंट तो हो जाएगा 0। RA, अब RA जो है आपका, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी आपकी, वो यहाँ देखिए आप, RA की अगर C पॉइंट पर हम मूवमेंट लेंगे तो इस RA के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी ये वाली होगी, यानी AM के बराबर। और इस जो F1 ये वाला फोर्स है, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी होगी ये वाली, यानी MC। तो यहाँ जब हम इसको यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे तो देखिए F2 इंटू CM इक्वल टू RA इंटू AM, और F2 इंटू CM जो है आपका वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, और RA इंटू AM जो है आपका वो क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, इसलिए हमने इसको इक्वेशन हो जाएगी आपकी F2 इंटू CM माइनस RA इंटू AM बराबर 0। और इस इक्वेशन के अंदर आप RA और सारे डिस्टेंसेस को रखेंगे तो आपके F2 फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी 12.99। अब आप यहाँ देख रहे हो कि ये वैल्यू भी आपकी पॉजिटिव आ रही है, ये वैल्यू भी आपकी यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है, तो यानी F2 फोर्स को जो आपने कंसीडर किया हुआ है ये फोर्स वही है। तो F2 को आपने टेंसाइल माना है, तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे कि ये फोर्स कैसा है हमारा, टेंसाइल। इसी तरीके से अब हम इस मेंबर में फोर्स कैलकुलेट कर चुके हैं, इसमें निकाल चुके हैं, अब हमें इस मेंबर में फोर्स निकालना है, ठीक है। तो मान लीजिए इसका फोर्स F3 है। अब हम जहाँ से हमने पहले सेक्शन को कट किया था उसको इमेजिनरी था वो, अब उसको आप हटा देंगे, और अब हम सोचेंगे कि हमें F3 फोर्स निकालना है, तो हम मेंबर को, इस फ्रेम को किसी और जगह से कट करते हैं। तो मान लीजिए अब हमने इस सेक्शन को 2-2 सेक्शन से कट किया, तो जब हम यहाँ से कट कर रहे हैं तो इसका जो राइट साइड का फ्री बॉडी डायग्राम है उसको कंसीडर करते हैं। तो देखिए इसमें RB फोर्स आ रहा है, F2 फोर्स आ रहा है और F3 फोर्स आ रहा है। तो हमारे को इन तीन फोर्सेस को ही कंसीडर करना है, जहां पर भी हम मूवमेंट लेंगे तो इन तीन फोर्सेस का ही मूवमेंट लेंगे।
अगर कहीं पर हम सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 लगाएंगे तो इसी के लिए लगाएंगे, और सिग्मा एफ वाई बराबर 0 लगाएंगे तो वो भी इसी के लिए लगाएंगे। अब हमारा इंटरेस्ट है कि F3 फोर्स को निकालना। तो देखिए F3 फोर्स कब निकलेगा, जब F2 फोर्स जिस पॉइंट से पास हो रहा है या F2 फोर्स का जिस पर मोमेंट 0 हो जाए। तो आप इस पूरे डायग्राम को जब आप पूरी डायग्राम को देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये F1 फोर्स देखिए A पॉइंट से आपका पास हो रहा है। तो अगर हम F3, F2 और RB का मोमेंट इस A पॉइंट पर ले लें तो हमें F3 फोर्स इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमने क्या किया, RB की डिस्टेंस तो A पर मोमेंट लेंगे तो हो जाएगी 5, तो RB इंटू 5। RB की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखी है 7.5, और A पर जब आप मोमेंट लेंगे तो RB मोमेंट आपका होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब आप देखिए F2 का मोमेंट हो जाएगा आपका A पर 0। अब F3 का हमें नहीं पता कि कैसा फोर्स है, कंप्रेसिव है, टेंसाइल है, तो हमने इसको मान लीजिए कंप्रेसिव मान लिया और एरो इस तरीके से लगा दिया। तो F3 का जब हम A पर मोमेंट लेंगे तो F3 की हमें A से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो F3 की A से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो कितनी है आपकी, यहाँ पर वो कैलकुलेट करनी होगी। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये F3 फोर्स है और ये A पॉइंट है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है यही इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि ये एंगल आपका 90 डिग्री है। तो ये वाली डिस्टेंस आपकी यहाँ पर काम आएगी AC। तो आप देख रहे हैं F3 इंटू AC, और ये जो मूवमेंट देगा आपको, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, F3 का A पर मूवमेंट लोगे तो क्लॉकवाइज। तो F3 इंटू AC ये क्लॉकवाइज है, माइनस RB इंटू AB, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए हम इसको माइनस लेंगे, इक्वल टू 0। फिर जब हम नेगेटिव वाली वैल्यू को उधर ले जाएंगे इक्वल टू के, तो ये इधर इस तरीके से हो जाएगा, और इसमें RB की वैल्यू को पुट कर देंगे तो, और AC और BC की वैल्यूज हमें पता है, तो हम यहाँ से फिर F3 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि F1 और यहाँ जब आप इसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो देखिए F3 पॉजिटिव आया। पॉजिटिव का मतलब है कि आपने F3 को कंप्रेसिव के हिसाब से इसका एरो इस तरीके से लगाया था और इसकी वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है, तो ये फोर्स आपका कंप्रेसिव ही है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मेथड ऑफ जॉइंट से और मेथड ऑफ सेक्शन से मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया। अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर नीचे ये देखिए, तो आपको अपनी ट्यूटोरियल कॉपी के अंदर इसकी टॉस की जो ट्यूटोरियल कॉपीज़ बनाएंगे आप, उसके अंदर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन दोनों से। और फिर मैं आपको अपनी ट्यूटोरियल कॉपीज़ भी साथ के साथ ही बनानी है। थैंक यू। नेक्स्ट यूनिट में मैं मेथड ऑफ सेक्शन और मेथड ऑफ जॉइंट पे और न्यूमेरिकल्स आप लोगों को बताऊंगी।